ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। मानव जाति योग युगांतर से उन स्वार्थी लोगों द्वारा अज्ञान में कैद रखी गई जिनका लक्ष्य मनुष्य के दिमागों को संकुचित और अव्यवस्थित बनाए रखना रहा है। ये कौन कह रहा है? आर जैफरीन कह रहे हैं। पढ़ाई में अव्वल, हुनर में पिछड़ते युवा। चलिए, इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए। मैं कहता हूं ना कि इसीलिए तो कह रहा हूं कि पढ़ा करिएगा आप लोग। ये आप देखिए, देश में अरसे से यह आह्वान किया जाता रहा है कि शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। यह मिथक अब टूट चुका है। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जन होता है। आज हमारे देश में विद्यार्थी बेहद महंगी हो चुकी पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई रोजगार, खासकर नौकरी मिल सके। और इस दौर में जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के आगमन के साथ रोजगार संकट गहराता लग रहा है, कुछ अध्ययन यह साबित कर रहे हैं कि हमारे नौजवान हुनर या दक्षता के मामले में वैधार्य खो चुके हैं जो उन्हें किसी नौकरी या फिर रोजगार के काबिल बनाते हैं। इसकी पुष्टि मार्सर मेटल की रिपोर्ट ने भी हुई है। विश्वविद्यालयों से निकले केवल 42.6% भारतीय स्नातक रोजगार योग्य हैं। इनमें गैर तकनीकी क्षमताओं से लेकर रचनात्मक श्रेणी के रोजगार शामिल है। और कहते हैं ना कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 का क्या फॉर्म भर रहा है, क्योंकि उसके पास से योग्यता ही नहीं है। डिग्री आराम से मिल जाती है हमारे देश में। देश के 2700 से अधिक विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के परिसरों में मौजूद 10 लाख से ज्यादा छात्रों के बीच जुटाए गए आंकड़ों से तैयार की गई मर्सर मेटल की रिपोर्ट इस मामले में पिछले वर्षों के मुकाबले गिरावट दर्शा रही है। 2024 में देश के 42.6% भारतीय स्नातक रोजगार योग्य पाए गए, जो 2023 में आप देखते हैं कि 44.3% के मुकाबले 1% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरावट की मुख्य वजह तकनीकी कौशल की कमी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नौकरियों में युवा रोजगार लायक हुनर हासिल कर रहे हैं, जबकि मानविकी कला आदि संकायों में उनकी दक्षता में गिरावट आ रही है। अगर राज्यवार बात की जाए तो मर्सर मेटल की रिपोर्ट कहती है कि भारत के स्नातक कौशल सूचकांक 2025 में दिल्ली के युवा 53.4% के साथ रोजगार क्षमता में सबसे ऊपर है। करीब 6 वर्ष पहले एक एजेंसी इंस्पायरिंग माइंड की रिपोर्ट में भी ऐसे ही खुलासे किए गए थे। इसमें कहा गया था कि हमारे देश में इंजीनियरिंग कर चुके 80% छात्र नौकरी के काबिल नहीं है, क्योंकि उनमें नौकरी की जरूरत के मुताबिक कौशल की काफी कमी होती है, योग्यता की। यह रिपोर्ट 650 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों के उन 1.5 लाख इंजीनियरिंग स्नातकों पर आधारित थी जिन्होंने करीब 10 साल पहले 2015 में डिग्री हासिल की थी। इस रिपोर्ट के दावों की पुष्टि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के सर्वेक्षण से भी हुई है, और जिसमें कहा गया था कि देश के स्नातक 10 युवाओं में से महज एक युवा ऐसा प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करता है और जिनके बल पर उसे नौकरी दी जा सकती है। इस दौर में आप देखिए, जब देश में स्किल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में देश के करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बना कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, समय समय पर आने वाले सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के तथ्यों तथा आंकड़ों में हमें हैरान करते हैं। ऐसे में यह अहम सवाल है कि आखिर कैसे हमारा देश अपने युवाओं से वह दक्षता पैदा कर पाएगा और जिसके बल पर आप देखिए भी कोई अच्छी नौकरी पाने या कोई कारोबार खड़ा करने की स्थिति में आ सकता है। हालांकि इस मामले में से जुड़ा एक गंभीर पहलू यह भी है कि हमारे देश में सरकारों के पास फिलहाल 35 से 50 लाख युवाओं को हर साल किसी एक क्षेत्र में दक्ष बनाने वाले प्रशिक्षण का प्रबंध है, और इसकी तुलना पड़ोसी चीन से करें तो पता चलता है कि वह सालाना 9 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा अगर पड़ोसी चाइना हो, कोई भी देश हो, अगर अच्छे कदम उठा रहा है तो उससे हमें सीखना चाहिए ना। देखिए, ये आप देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। और सोचिए कि हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, लेकिन कई मामले में, जीडीपी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे आगे है वो। इस समस्या का दूसरा पहलू और गंभीर है। यह पहलू शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ा है। यह देखा जा रहा है कि अगर युवा किसी तरह नामी प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला पा जाते हैं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वहां से जो डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकलेंगे उसके बल पर वे इतने काबिल हो सकेंगे कि अपने क्षेत्र में हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। यह मामला स्कूल, कॉलेजों और आप देखिए प्रतिष्ठानों में दी जा रही शिक्षा को एक खराब गुणवत्ता का है। कुछ ही वर्ष पहले
पियर्सन नामक कंपनी ने देश के 527 शहरों के उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों स्कूलों के बीच एक सर्वेक्षण किया था। इसमें कहा गया था कि देश की राजधानी दिल्ली तक में शिक्षक इसका ख्याल नहीं रखते हैं और शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मुहैया करा पा रही है या नहीं। यही कारण है कि देश में लाखों युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद खुद को किसी ठीक ठाक नौकरी के लिए तैयार नहीं कर पाए और उसमें आप देखिए अपनी योग्यता नहीं दिखा पाए। जाहिर है कि इसमें एक बड़ी समस्या मौजूदा शिक्षा तंत्र की है, जो छात्रों को वैसी शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं जो अच्छी नौकरी पाने या फिर अपना कोई व्यवसाय खड़ा करने में उनकी मदद करे। आज सबसे अहम बात यह है कि युवाओं को रोजगार की क्षमता मांग के हिसाब से होनी चाहिए, यानी वे ऐसे हुनर से लैस हों और जिसकी उद्योग को जरूरत है और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। यह बात चीन, जापान, कोरिया और जर्मनी जैसे देशों ने सीखी, लिहाजा वहां का अधिकतर मानव संसाधन दक्ष है और यह उनकी सफलता का राज है। असल में दक्ष लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है। वे एक चीज को सीखने के बाद दूसरी नई चीज सीखना चाहते हैं और यही ललक है उन्हें दूसरों से अलग करती है। और इस पैमाने पर भारत को देखें तो यहाँ के शहरों में ही इस नए फन की थोड़ी बहुत झलक मिलती है। शहरों कि युवा अच्छे जीवन की चाह में नए कौशल सीखते हैं और नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर एआई से जुड़ी डिग्री लेने का चलन शहरों में बढ़ा है, लेकिन देश के गांव कस्बों में ऐसी इच्छा का घोर अभाव है। और देखिए अब एआई से लेस किसी युवा को चाहिए और कोई कंपनी मांग कर रही है, अगर युवा में वो कौशलता नहीं है, वो योग्यता नहीं है, तो वो नौकरी नहीं देंगे, सीधी सी बात है। गांव कस्बों और छोटे शहरों में बेरोजगारी की समस्या इसलिए तेजी से विकराल होती जा रही है। यही यदि वहां युवा शहर जाकर कोई तकनीकी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो गांव कस्बों में लौटने के बाद भी वहां हुनर को आजमा नहीं पाते। इस कारण उनके व्यवहारिक अनुभव में कमी रह जाती है और जिससे नौकरी की होड़ में वे पिछड़ जाते हैं। इसका परिणाम देश में हुनरमंद लोगों की कमी के रूप में सामने आता है। यदि लोगों के पास कोई ये कौशल हो लेकिन वह उद्योग की मांग के मुताबिक ना हो तो हुनर और बाजार के बीच तालमेल नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में दक्षता होने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और निश्चित ही ऐसे निष्कर्ष चिंताजनक हैं। सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर वह अपनी युवा आबादी को किस तरह की शिक्षा मुहैया करा रही है। सर्वेक्षणों के नतीजे हमें यह सोचने को भी मजबूर करते हैं कि आखिर हम युवा पीढ़ी को उनके सपने साकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। एक और आप लोगों को बात बता दूं मैं कि आप लोग एक सामान्य जानकारी इस तरह के टॉपिक पर जरूर रखा करिए। क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में, आप देखेंगे निबंध में भी पूछ सकता है आपसे। भूलते भागते क्षण, एक छोटे से पार्क में 10-12 साल के 5-7 बच्चे खेल रहे थे। आज के समय में जब हर बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ है तो ऐसे समय में इन बच्चों को पार्क में खेलते देखना कई लोगों के लिए एक और सुखद आश्चर्य था। आधुनिक जीवन शैली में घुले और रच बस कर लोग सोच सकते हैं कि इसमें सुखद आश्चर्य वाली कौन सी बात है। बच्चे तो पार्क में खेलते ही हैं, मगर सुखद आश्चर्य इस बात का था कि बच्चे एक पेड़ के नीचे कांच की गोलियों से खेल रहे थे। ये समय खत्म हो गया आजकल। आप देखें यह खेल एक प्रकार से हमारी देसी खेल है। आमतौर पर उत्तर भारत के गांव कस्बों में नवंबर से मार्च तक और अन्य महीनों के दौरान भी सुविधा अनुसार बच्चे बड़े चाव से कांच की गोलियां खेलते हैं। बच्चों को इस प्रकार खेलता देख हम में से कईयों को अपना बचपन याद आना स्वाभाविक है और जब बचपन याद आए तो बचपन के खेल भी याद आएंगे। कांच की गोलियों के साथ साथ तौलिए या पिट्ठू बहुत सारे वैसे बच्चे का प्रिय खेल होता था जो आज बड़े हो गए और आधुनिक वीडियो गेम को ही खेल मानते हैं। यह एक ऐसा खेल है जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से खेला जाता है। 7 पत्थर को बड़ी मेहनत से तराश कर गोल पिट्ठू बनाए जाते हैं। फिर कपड़ों की एक गेंद तैयार कर 5-7 मित्रों के साथ खेला जाता है। एक के ऊपर एक पिट्ठू जमा कर गेंद से पिट्ठू गिराई जाती है। दिमाग और शारीरिक चपलता का अद्भुत मिश्रण था यह खेल। और उस समय के लोग छुपम छुपाई या फिर आइस पाइस को कैसे भूल सकते हैं। दिन में तो खेलते ही थे, लेकिन अक्सर संध्या के महीन अंधेरे में इस खेल का आनंद अलग ही होता था। जब सारे मित्र निर्धारित क्षेत्र में छिप जाते थे, कोई उन्हें ढूंढता था। साथियों को ढूंढते और थप्पा करने में जो आनंद और सुख की अनुभूति होती थी और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यह तो बस खेलने वाला ही जान सकता है। एक खेल में एक साथी अपने एक पैर को उठाकर एक पैर से चलकर या दौड़कर अपने साथियों में से किसी को एक को पकड़ने की कोशिश करता था। बाकी साथी दाएं बाएं होकर
दौड़कर न केवल अपनी आप को बचाते थे बल्कि पकड़ने वाले बच्चे को छेड़ते थे और उसके सिर पर या फिर पीठ पर हल्की फुल्की चपत लगाते थे। धड़ी डंका, जिसमें एक पेड़ के नीचे गोला बनाकर एक छोटे से डंडे को पैर के नीचे से फेंका जाता था। एक साथी जब यह डंडा उठाकर लाता तब तक बाकी साथी पेड़ पर चढ़ जाते थे। डंडा उठाकर लाने वाला डंडे को गोले में रखकर पेड़ पर चढ़कर किसी साथी को पकड़ने या छूने की कोशिश करता था। बाकी बच्चे पेड़ से कूदकर डंडा उठाकर फिर फेंकने की कोशिश करते थे। बड़ा ही मजेदार खेल था। और देखिए इस तरह का मेहनत होती रहती थी तो बच्चे स्वस्थ भी थे, आप समझ रहे हैं। और इनमें अतिरिक्त पौसम था, हरा समंदर, गोपी चंदर, घोड़ा जमाल, खाई, पकड़म पकड़ाई, गुल्ली डंडा, गुट्टे, भर चर, स्टापू या फिर पहलक, दोहलक, कापी, क्रॉस जीरो, खाने बनाना, अत्यांक्षरी आदि कितने ही खेल ऐसे खेल थे जो हमारी दिनचर्या के अनिवार्य अंग थे। ये अत्यांक्षरी कभी गीतों की, कभी दोहरों पदों की, कभी अंग्रेजी की वर्तनी की, तो कभी गांव, शहर और देश के नामों की होती है। और अच्छी बात यह थी कि ये सारे खेल ऐसे थे जिनमें लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं था, सभी मिलकर ये खेल खेलते थे। उन खेलों की विशेषता यह थी कि इनके शरीर के साथ दिमागी कसरत भी खूब होती थी, सामान्य ज्ञान भी खूब बढ़ता था। इनके अतिरिक्त खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि भी साथ साथ चलता रहता था। फिर क्रिकेट की ऐसी आंधी आई जिसमें सभी खेल लगभग उड़ते दिखाई दिए और रही सही कसर टीवी और वीडियो गेम में पूरी कर दी। आगे चलकर इंटरनेट और मोबाइल ने सब कुछ को ग्रास लिया। हम लाख दावा करें हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार का, लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में पढ़ाई लिखाई का जबरदस्त तनाव और दबाव भी बच्चे झेल रहे हैं। यह कम होने के स्थान पर बढ़ रही है। अगर आज की बात करें तो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और पढ़ाई लिखाई के दबाव से लेकर ने मिलकर बच्चों को से उनका बचपन छीन लिया। आज जिससे भी देखा जाए, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, सभी मोबाइल के अंदर झांकने में लगे हैं। बच्चे तो इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। उचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बचपन सबसे प्रभावी उम्र होती है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसे में खेल बच्चों के लिए बेहद अनिवार्य है। पर आज का बच्चा शिक्षा का दबाव झेल रहा है। आज का समय ऐसा हो गया कि माता पिता दोनों को कमाने के लिए निकलना पड़ता है। थके हारे जब वो लौट कर आते हैं तब बच्चे परेशान ना करें, इस डर से भी बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में तरह तरह की रील, गेम, अश्लील सामग्री देखकर बच्चा भटक जाता है। वह हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, अपने परिवार, पड़ोसी, मित्रों से कटने लगता है। उसमें सामाजिकता, संवेदनशीलता कम होती जाती है। ये देखते हैं तो युवा लगता है, बुरा लगता है। और जब गली मोहल्ले के बच्चे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते और कम जानते हैं, और जबकि खेलों से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता, सहयोग, सामाजिकता, सहायता, मित्रता आदि की भावना पनपती। बच्चे जीत और हार के दोनों के लिए जैसे तैयार रहते हैं और उनमें खेल भावना विकसित होती है। इसलिए बच्चों पर से पढ़ाई लिखाई का दबाव कम करना चाहिए और जितना हो सके उन्हें मोबाइल से दूर रखना चाहिए। उन्हें शारीरिक खेलों के लिए प्रेरित करना चाहिए। और देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उनका मानसिक विकास होता है और मैं तो कहता हूं कि 6 साल तक उन्हें खेलने दीजिए भाई। खेल खेल में पढ़ाई होनी चाहिए उनकी, कि उनका जो भी दिमाग विकसित हो रहा है वो अच्छे से हो। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि वो केजी, नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी टेंशन उन्हें मिल जाती है। वो कहते हैं भैया ऐसा है, भैया ऐसा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं बच्चों से तो उनकी शिकायतें भी बड़ी अजब रहती हैं। इस संशय का प्रवाह। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र के पानी में प्रदूषण का तथ्य उजागर कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसी ने खासा विवाद पैदा कर दिया था। पर अब अपनी नई रिपोर्ट में उसने स्पष्ट किया कि वहां का पानी स्नान करने लायक था। वही पहले आप देखते हैं कि उससे दोषी उसमें कुछ आप देखते हैं कि कह रहा था प्रदूषण वाला पानी है, अब वही कह रहा है कि सब अच्छा पानी था, कोई परेशानी नहीं थी। चूंकि अलग अलग जगहों से जल के नमूने लिए गए थे इसलिए उनमें अलग अलग तथ्य दर्ज हुए थे, मगर इससे पूरी नदी के पानी में अपशिष्ट की मात्रा का दावा नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार जांचे गए खंडों के लिए पीएच, डीओ और बीओडी और एफसी का औसत परिणाम संबंधित मानदंडों अनुमेय सीमाओं के भीतर है। यह रिपोर्ट 12 जनवरी से 22 फरवरी के बीच इकट्ठा किए गए आंकड़ों का समग्र विश्लेषण करने के बाद पेश की गई है। इसी अवधि में सभी प्रमुख स्नान हुए और सीपीसीबी ने 17 फरवरी को पेश अपनी रिपोर्ट में बताया था कि संगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर स्नान के लिए प्राथमिक जल की गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया था और तब राज्य सरकार को सफाई देनी पड़ी थी कि उसने गंगा जमुना के संशोधन के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। वहां पानी पूरी तरह स्नान के लायक है। बाद में एक वैज्ञानिक ने यह भी कहा पूरे महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र का पानी पीने लायक था। और देखिए एनजीटी की बात करें तो ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही,
नेशनल ट्रिब्यूनल की। ये आप देखिए 2010 में उसकी स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहीं हुआ था ना प्रयाग क्या महाकुंभ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी सीमा नेपाल, बिहार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को इसलिए विशेष माना गया कि इसे 144 वर्ष बाद आया अवसर बताया गया, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके आयोजन का बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर व्यवस्था करने की कोशिश की गई। संगम क्षेत्र में पहुंचने वाले गंगा यमुना के जल को हर दिन जांचने का भी प्रबंधन किया गया, ताकि उसमें किसी तरह की ऐसी अशुद्धि न घुल सके जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचता हो। ऐसे में जब सीपीसी ने संगम क्षेत्र में पानी में फीकल कॉलीफॉर्म यानी मानव जल मल से पैदा बैक्टीरिया की मात्रा मानक से अधिक होने का तथ्य उजागर किया, तो लोगों की आस्था पर चोट का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। दरअसल महाकुंभ के दौरान लोग आचमन भी करते हैं, वहाँ का पानी भरकर अपने घर में लाते हैं। इस बैक्टीरिया से लोगों में गंभीर त्वचा रोग और दूसरी बीमारियां पनपने की आशंका पैदा हो गई थी। यह समझना मुश्किल कि अब सीपीसीबी को अपने पिछले अध्ययन को दुरुस्त करने का कौन सा सूत्र हाथ लगा जो उस वक्त उसके पास नहीं था। गनीमत है कि उसकी पहली रपट श्रद्धालुओं पर कोई व्यापक असर, गंभीर असर नहीं पड़ा, वरना ऐसे बेवजह विवाद के तूल पकड़ने का खतरा तो पैदा हो गया था। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी मानी जाएगी? एक रपट के जरिए पहले संशय पैदा करने की कोशिश की गई, फिर महाकुंभ खत्म हो जाने के बाद उसे दुरुस्त कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अभी इस प्रकरण को बंद नहीं किया, इस पर सुनवाई होगी, इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस संशय का निवारण किया जाएगा। आखिर सीपीसीबी कौन सी रपट सही है, पहले वाली या बाद वाली? एक जश्न बनाम हिंसा। भारत के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने, क्रिकेट जीतने के पर देश के सभी को खुशी हुई होगी। इस मौके पर जश्न मनाना भी स्वाभाविक है, मगर इससे उपजी इस अफसोसजनक स्थिति पर समाज के सभी संवेदनशील लोगों को सोचने की जरूरत है। अगर कोई मौका सभी के लिए खुश होने का हो, उस समय दो पक्षों के बीच टकराव देश को किस ओर ले जाएगा? गौरतलब है कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत के खिताब जीतने के बाद जब रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में कुछ लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, तो एक मस्जिद के पास दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद पत्थरबाजी और फिर लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। गुजरात के गांधीनगर में भी जीत के जश्न में निकाली गई रैली के दौरान हिंसक घटना हुई। हालांकि पुलिस ने स्थिति संभाल ली, मगर यह सवाल बेहद दुखद है। खुशी जाहिर करने के मौके पर किसी भी व्यक्ति या समूह को तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने की खुराफत क्यों सोचती है? क्या ऐसे लोग समाज और देश के हित को प्रभावित नहीं करते हैं? दरअसल जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, तब सबसे ज्यादा देश की उस सांस्कृतिक संरचना को नुकसान पहुंचता है जिसमें आमतौर पर सभी लोग शांति खुशी के साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिनमें देश की किसी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करने के क्रम में दो पक्षों के बीच टकराव और हिंसा की स्थिति बन जाती है। यह बेहद तकलीफदेह स्थिति है। इसके बाद भले ही पुलिस दखल देकर स्थिति पर नियंत्रण कर ले, मगर इस बीच आपसी संदेह का जो माहौल बन जाता है वह किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर लोगों को बेवजह उन्माद से नुकसान समझ में आ जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और बहुत कुछ बिगड़ जाता है। जरूरत इस बात की है कि खुशी और जश्न के बीच होने वाली हिंसा की घटनाओं को सबक के तौर पर लिया जाए और सभी समुदाय के लोग इस मसले पर सजग रहें, ताकि वैसी स्थिति दोबारा न पैदा हो। इस तरह से आप देखेंगे, ये मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका संपादकीय पाठ है, तो ये आर्टिकल जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।